हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज का जो वीडियो है वो कम्प्लीटली इंटरव्यू स्पेशल रहने वाला है। जो भी बच्चे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं उनके लिए ये बहुत खास वीडियो होने वाला है। लगभग सारे एस्पेक्ट्स हमने इस वीडियो में कवर किए हुए हैं। और जो लोग हमारे साथ हिंदी के लिए जुड़ना चाहते हैं, इस साल आप देख चुके होंगे कि हमने जो कराया, जो मॉक टेस्ट हमने आपको दिए, जो क्लासेस हमने आपको दी, डिट्टो वही पैटर्न आपको आपके एग्जाम में देखने के लिए मिला। और बहुत से बच्चों का सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ हिंदी के दम पर होगा, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो हिंदी के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो। जो भी हमारे नए बैचेस आएंगे, जो भी अपडेट्स होंगे, आपको वहाँ मिलती रहेंगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंटरव्यू के बारे में ये पूरी वीडियो रहने वाली है। इन 8 चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ड्रेस कोड क्या रहना चाहिए। जैसे ही आपके लिए इंटरव्यू आपके दिमाग में आता है, सबसे पहली चीज़ आती है कि ड्रेस कोड हमारा क्या होना चाहिए। कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो हमें वेन्यू पर लेकर जाने हैं। इंटरव्यू के समय हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। क्या कैरिकुलम वाइटे आपका होना चाहिए। CV रिक्वायर्ड है, रेज्यूमे लोग बनाते हैं, क्या वो रिक्वायर्ड है, इसके बारे में भी बात करेंगे। स्टडी मटेरियल क्या चीज़ें हैं जो आपको इंटरव्यू के लिहाज से पढ़नी चाहिए और कहाँ से वो चीज़ें मिल सकती है। इंटरव्यू मोड यानी कि आप किस भाषा में इंटरव्यू देना चाहते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में या लोकल लैंग्वेज में। किस प्रकार से आप इंटरव्यू को चला सकते हैं अपने हिसाब से, वो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको इंटरव्यू के दौरान करनी चाहिए और ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जो आप इंटरव्यू में करने से बच सकते हैं। और हाउ टू आंसर द क्वेश्चन, अगर आपके से कोई प्रश्न पूछा जा रहा है तो आपको उस प्रश्न का किस प्रकार से उत्तर देना है, वो आपको यहाँ पर मैं बताऊँगा। इसके साथ ही एक प्रश्न लगातार पूछा जाता है कि सर NOC के बारे में भी बता देना कि NOC एक्चुअल में क्या है, किन लोगों को लेकर जानी है, किन लोगों को लेकर नहीं जानी है। वो सारी बातें हम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, ड्रेस कोड क्या रहना चाहिए मेल और फीमेल दोनों की। यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए, फीमेल्स जो हैं और मेल्स, ये दोनों ही जो आपकी मीटिंग कह सकते हैं, मीटिंग का जो ड्रेस कोड होता है, कोट पैंट टाई शर्ट, ये मेल और फीमेल दोनों वियर कर सकते हैं। यानी कि जो हमारा कोट पैंट है, टाई शर्ट, जूते, सबसे पहले तो आप ये पहन सकते हैं, नो इश्यू। कई लोग ये चीज़ करते हैं, लेकिन इसमें ध्यान क्या रखना है कि ये जो आपका ड्रेस कोड है वो फॉर्मल होना चाहिए। क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, जब मैंने अपना इंटरव्यू दिया था आज से 3-3.5 साल पहले, तो हमारे पैनल में ही किसी एक बच्चे का भी इंटरव्यू था। वो लिटरली जो ब्लेज़र्स होते हैं शादियों वाले, वो पहन कर आया था। तो उन चीज़ों को करने से बचना है। एकदम फॉर्मल तरीके से आप पहनिए, ब्लू कलर का पहन लीजिए, ब्लैक पहन लीजिए, सबसे डिसेंट रहते हैं। फिर इसके बाद में कई लोग कहेंगे कि सर हमें उतना खर्चा नहीं करना है, हम उस तरीके से भी नहीं जाना चाहते हैं। फीमेल्स के दिमाग में क्वेश्चन होता है कि सर कोई ज़रूरी थोड़ी है कि हम इस तरीके से जाएँ। तो दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो, आप पैंट शर्ट, आप यहाँ से कोट हटा दीजिए। दूसरा आप ये भी कॉम्बिनेशन कर सकते हो, पैंट टाई शर्ट जूते, ये भी आप कर सकते हो। तीसरी चीज़ फीमेल्स क्या कर सकती हैं, वो क्या कहते हैं उसको, साड़ी को वियर कर सकती हैं, साड़ी पहन सकती हैं। और जो उनको वो क्या बोला जाता है, वो वर्ड मैं भूल रहा हूँ, सलवार, वो भी ये वियर कर सकते हैं। कलर्स का थोड़ा सा ध्यान रखना है, भड़कीले कलर नहीं होने चाहिए, एकदम डिसेंट टाइप के कलर होने चाहिए। बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि आप किसी फॉर्मल तरीके से, किसी एक मतलब पढ़ी लिखी जगह पर बैठ रहे हैं, उस प्रकार के ये कपड़े होने चाहिए। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और जो भी कपड़े पहनो साफ़ होने चाहिए, गंदे नहीं होने चाहिए, इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और लड़कों के लिए एकदम क्लियर है, पैंट टाई शर्ट जूते कोट पहन सकते हो, या फिर पैंट टाई शर्ट जूते पहन सकते हो। और मेरा ये मतलब पर्सनली सजेशन है, टाई ज़रूर पहनना, जिससे कि आपका जो ऊपर वाला जो कॉलर
रहता है वो थोड़ा सा आपको परेशान नहीं करेगा। ठीक है, तो ड्रेस कोड बहुत सिंपल है। बिल्कुल आपको एक चीज़ ध्यान में ये रखना है, डिसेंट कपड़े होने चाहिए, डिसेंट कलर होने चाहिए, पहनने का तरीका अच्छा होना चाहिए, साफ़ कपड़े होने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ पर आते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हमें वहाँ ले जाने हैं। तो ये आप जाकर अभी पढ़िए, जो आपका एडमिट कार्ड आया है ना, एडमिट कार्ड, इस पर साफ तौर पर लिखा है, साफ साफ लिखा है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लेकर जानी है। जैसे कि हो गया आपका 10th 12th ग्रेजुएशन, इन सब की आपको क्या लेके जानी है, मार्कशीट्स लेके जानी है। इनके रिगार्डिंग जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो लेके जाने हैं। ग्रेजुएशन की आप डिग्री लेके जा सकते हैं, जा सकते नहीं है, वो लेके ही जानी है। कई बच्चे ऐसे होंगे सर कि हमारा इसी बार अभी ग्रेजुएशन हुआ है, हमारी डिग्री नहीं है ये। आप प्रोविज़नल डिग्री के लिए अप्लाई कर दीजिए, तुरंत के तुरंत आपको मिल जाती है, प्रोविज़नल डिग्री लेके जा सकते हैं। ठीक है, और प्रोविज़नल डिग्री देख लीजिएगा, शायद 6 महीने उसकी वैलिडिटी रहती है। तो अगर आपकी पुरानी प्रोविज़नल डिग्री है तो वो एक्सपायर ना हुई हो, इस बात को आपको ध्यान रखना है। कास्ट सर्टिफिकेट्स वगैरह जिन लोगों को रिक्वायर्ड है वो अपने कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाइए। और मेरा सजेशन यही है कि 2-4 दिन में बन जाते हैं तो नए बनवा लीजिए, ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। 6 महीने से अगर ज़्यादा पुराने तो फिर बेहतर है कि आप नए ही बनवा लीजिए। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स आपको कहाँ देखने, एडमिट कार्ड पे देखो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लिखे हुए, वो सारी चीज़ें एक बार ज़रूर देख लो। कई बच्चों के दिमाग में होगा कि सर वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में भी लिखा हुआ है कि जो हमने एप्लीकेशन फॉर्म अपना भरा था, अब हमने तो सर उस टाइम पे डाउनलोड नहीं कर पाया, हमारे पास नहीं है, थोड़ा पैनिक क्रिएट हो रहा होगा। तो इसको लेके भी एक जानकारी ये है कि IBPS इस साइट को खोल देगा, वहाँ से आप जाके अपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहाँ भी कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, हर साल होता है ऐसा। एक नई चीज़ जो इस बार मुझे देखने के लिए मिली कि IBPS कल से 6 तारीख से वो क्या कह रहा है कि आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स है ना वो ऑनलाइन भी अपलोड करने हैं, ऑनलाइन अपलोड करने। कब तक करने, सपोज़ आपकी जो इंटरव्यू डेट है, इंटरव्यू डेट से 1 दिन पहले तक करने। तो लास्ट दिन के लिए तो मत बैठना, अभी से लग जाओ, 2-4 दिन में अपने डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट कर लो और साइट पे अपलोड कर दो, और वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने। ठीक है, तो इस बार ये भी चीज़ ठीक है, बार बार वहाँ पे भूल लोगे नहीं। यहाँ पे इस IBPS जो जो डॉक्यूमेंट अपलोड कराएगा वो सभी आपको लेके जाने। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, यानी खुद के साइन आपको करने हैं। ठीक है, इतनी सारी चीज़ आपको अभी करनी है। क्या CV रिक्वायर्ड है? मेन चीज़, क्या CV रिक्वायर्ड है? बिल्कुल नहीं, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने और कुछ नहीं करना। आपकी पूरी फाइल इंटरव्यूअर के पास या पैनल के पास ऑलरेडी पहुंच जाती है, क्योंकि IBPS में आपने अपने एडमिट कार्ड जमा कर रखे हैं। फिर वहाँ पे आपकी एक फ़ाइल आप वहाँ खुद बनाओगे इस डॉक्यूमेंट की, वो सारी के सारे जो पेपर्स हैं वो ऑलरेडी एक फ़ाइल के तौर पे उनके पास होंगे, तो आपको कैरिकुलम वाइटे बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। स्टडी मटेरियल, हमें पढ़ना क्या क्या है, इस पर थोड़ा सा बाद में आते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है। अब देखो, इंटरव्यू मोड हिंदी, इंग्लिश, लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज का मतलब ये नहीं है कि आप प्योर देहाती लैंग्वेज बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। लोकल लैंग्वेज का मतलब हो गया जैसे गुजराती है, कई लोग उड़ीसा के थोड़िया बोलते होंगे, लाइक दैट। ठीक है, तो वो चीज़ आपको देखनी है कि जैसे जहाँ भी स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हो वहाँ इंग्लिश के अलावा कौन सी लैंग्वेज है। जैसे इधर यूपी में हिंदी है, महाराष्ट्र में हो सकता है मराठी हो, तो वो वहाँ की लोकल लैंग्वेज हो गई, मैं उसको लोकल लैंग्वेज बोल रहा हूँ। तो वो लैंग्वेज आपको प्रीफर कैसे करनी है, वो बहुत सिंपल तरीका है, सभी लोग एकदम ध्यान से सुन लेना। जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, आपसे जो भी पहला प्रश्न पूछा जाए, पहला प्रश्न आपसे जो पूछा जाए, आप जिस भाषा में अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं,
मैं अभी यहाँ पर दो ही भाषा की बात कर रहा हूँ। लोकल लैंग्वेज का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे, जहाँ जहाँ मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ वो आप लोकल लैंग्वेज मान सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, आप जिस भाषा में कंफर्टेबल फील करते हैं आप उसी भाषा में अपना इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। आरआरबी के लिए बता रहा हूँ, बाकी चीज़ों में इसको अप्लाई मत करना। हिंदी या इंग्लिश, सपोज इंटरव्यूअर ने आपसे जो पहला प्रश्न है वो इंग्लिश में पूछा कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, या फिर फ्रॉम वेयर यू आर बिलोंग टू, तो इस तरह से अगर वो कुछ पूछ रहा है, वो सपोज इंग्लिश में पूछ रहा है, तो आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है। आपकी अगर इंग्लिश फ्लुएंटली नहीं निकलती है तो आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है कि आप इंग्लिश में उसका आंसर करें। पहले प्रश्न का उत्तर आप जिस भाषा में दे देंगे, जिस भाषा में आप पहले प्रश्न का उत्तर देंगे वही आपके इंटरव्यू का मोड स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल ये मान लीजिए, ठीक है। इसमें कोई भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको हिंदी प्रीफर करनी है आप हिंदी में पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपको लगता है कि आप एकदम कॉन्फिडेंट है, फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते, बिल्कुल नहीं फंसेंगे, आप इंग्लिश में शुरुआत कर लीजिए। कई लोगों के दिमाग में प्रश्न ये होता है कि अगर मैंने इंग्लिश से इंटरव्यू दिया तो मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे। तो ये जो आप सोचते हो ना, आरआरबी के केस में बिल्कुल गलत है। वहाँ पर मैटर क्या करता है, आपका तरीका क्या है बात करने का, आप अपनी चीज़ों को कैसे इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, आप सामने वाले को अपनी बात को कितनी सहजता से समझा पा रहे हैं, सिर्फ वो मैटर करता है। भाषा एक माध्यम है वहाँ, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो अगर आप हिंदी में देना चाहें आप हिंदी में दीजिए, इंग्लिश में देना चाहें आप इंग्लिश में दीजिए। भाषा के आधार पर इंटरव्यू के नंबर तय नहीं होंगे, ये गारंटी से मैं कह रहा हूँ। इसमें बिल्कुल गांठ बांध लो। और जो भी लोग इसके ऊपर कन्फ्यूज़न क्रिएट कराते हैं वो महापागल है कि अगर आप इंग्लिश में देंगे तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। बिल्कुल वाहियात बात करते हैं वो लोग, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसके बाद अगली जो चीज़ है, क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो हम वहाँ कर देते हैं। तो सबसे पहले हम डूज देख लेते हैं कि हमें वहाँ पे क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको वहाँ पे बैठने का ढंग होना चाहिए। बैठना कैसे है वो सीखिए। अब सारी चीज़ें एक ही वीडियो में बताना तो पॉसिबल है नहीं है, तो बैठना कैसे है वो आपको सीखना पड़ेगा। बैठते पर क्या गलतियां हो जाती हैं वो गलतियां ना हो। बात करते पर अब देखिए, मैंने इसीलिए एक चीज़ ये बोली, बात करते पे और बात करते पर बोलने का तरीका होना चाहिए। बात करते पे हम अपने दोस्तों से बोल सकते हैं, लेकिन जब हम इंटरव्यूअर से बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, बात करते पर। समझ पा रहे होगे कि मैं किस ओर इशारा कर रहा हूँ, कि हमारी जो बोलचाल है वो बहुत सहज होनी चाहिए और अर्थपूर्ण होनी चाहिए और भाषा के आधार पर होनी चाहिए, प्रभावी भाषा होनी चाहिए। ठीक है, तो वो गलतियाँ पहचाननी है कि आप जो बोलते पर करते हो। बहुत सी ऐसी गलतियां हैं कि हम बोलते जाते हैं, हमें नहीं समझ में आता, हम अपनी जो नॉर्मल डेली बेसिस पे जो लैंग्वेज बोलते हैं हम वही बोलते चले जाते हैं। उससे बचना है। ठीक, ये चीज़ें करनी है। डोंट्स क्या है, तो डूज एंड डोंट्स में दोनों में ही वही चीज़ है कि जिन चीज़ों में सुधार की आवश्यकता है वो डूज हो जाएंगे और जो गलतियां हो रही हैं वो डोंट्स हो जाएंगे। बैठने का तरीका क्या है, ग्रीट करने का तरीका क्या है। जब आप इंटरव्यूअर पैनल के सामने जा रहे हैं तो ये आपको देखना है कि वहाँ पर जो सपोज़ वहाँ पे अगर 5 लोग बैठे हुए हैं, अगर सभी के सभी मेल पर्सन्स बैठे हुए हैं तो हेलो सर, हेलो सर, हेलो सर ऐसे नहीं करना है। क्या करोगे, सिंपल सा हेलो सर्स, सबकी तरफ देखते हुए जाओगे, एक तरफ से लगा के कोने से देखना शुरू करोगे 5 लोगों की तरफ, और एक बार में आप ग्रीट करोगे। अगर गुड आफ्टरनून बोलना चाहते रहे हो वो बोल सकते हो, हेलो करना चाह रहे हो हेलो कर सकते हो, नमस्ते करना चाहते हो नमस्ते कर सकते हो। और बोलना कैसे, हेलो सर्स या गुड इवनिंग सर्स। ऐसा नहीं है कि आप सबको इंडिविजुअल कर रहे हो कि हेलो सर, हेलो सर, हेलो सर, वो चीज़ नहीं करनी है, उससे बचना है।
तो ग्रीट कैसे करना है वो भी चीज़ मायने रखती है। सपोज़ वहाँ पे 5 लोगों में क्या है, एक फीमेल बैठी है, 4 मेल है, ये भी तो हो सकता है आपका पैनल इस तरीके से हो। तो वहाँ ग्रीट करते पर बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो वहाँ पे आपको पहले क्या करना है, लेडीज़ फर्स्ट हमेशा होता है। तो अगर एक महिला बैठी है तो हम क्या कहेंगे, हेलो मैम, या गुड इवनिंग मैम, या गुड आफ्टरनून मैम, एंड गुड आफ्टरनून सर्स, ऐसे बोलोगे। 2 महिलाएं बैठी हैं तो गुड मॉर्निंग मैम्स एंड गुड मॉर्निंग सर्स, इस तरीके से जा सकते हो। तो बहुत तरीके से उन चीज़ों को देखना है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे ऑब्जर्वेशन होती है। अगर सपोज़ मान के चलिए आपका 4 का पैनल है, मैं मान के चलता हूँ 5 लोगों का अगर पैनल है ना, तो यहाँ पे ये मान के चलिए प्रश्न पूछने वाले कितने लोग होंगे, 3 लोग होंगे। 3 ही लोग होंगे जो आपको प्रश्न पूछ रहे होंगे, बाकी के 2 लोग जो बैठे होंगे ना वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे होंगे, और दोनों ही कुछ अलग अलग तरीके से ऑब्जर्व कर रहे होंगे। कुछ आपके बात करने के तरीके को ऑब्जर्व कर रहा होगा, लहजे को ऑब्जर्व कर रहा होगा, और कुछ आपकी फिजिकली मूवमेंट जो हो रही हैं उनको ऑब्जर्व कर रहा होगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, लेकिन अपने ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर क्रिएट नहीं करना है। ये सारी चीज़ें कैसे हो पाएंगी, लगातार प्रैक्टिस करो। कैसे कर सकते हो, मिरर के सामने बैठ जाओ, चेयर रख के मिरर के सामने बैठ जाओ, और जो भी प्रश्न आपको लगता है कि ये प्रश्न मुझसे पूछा जा सकता है, या फिर आप अपनी साइड से जिन जिन प्रश्नों का प्रयास कर रहे हो, तैयार कर रहे हो, उनको आप किस प्रकार से रिप्रेजेंट करोगे वो आप मिरर के सामने बोलिए, और उसको कितना बेहतरीन तरीके से आप बता सकते हो वो करने का प्रयास कीजिए। और एक चीज़ बिल्कुल मत करना कि रट्टा लगा लो, रट्टा नहीं लगाना है। इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा जो समझ में देखा जाता है वो यही है कि बच्चे रट के चले जाते हैं। उन्होंने सपोज़ पूछ लिया कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, फिर बच्चा जो शुरू होता है ना बताना, वो देख रहा होता है कि ये रट के आया और वही चीज़ बताता चला जाता है। फिर क्या होता है, कभी कोई एक लाइन भूल जाता है, फिर बेचारा सोचता रह जाता है। तो वो चीज़ें नहीं करनी है। सपोज़ उन्होंने एनपीए के बारे में कुछ पूछा, तो एनपीए के बारे में आपने रट्टा लगाया था, तो आपने स्टार्टिंग की 2 लाइन बोली, फिर आप भूल गए, तो रट्टा नहीं लगाना है। हर टॉपिक को समझना है, उसमें कुछ कुछ एस्पेक्ट्स को उनके सामने बोलना है, सिंपल सा है। तो बात करने के तरीके काफ़ी आपको मायने रखने पड़ेंगे। डूज एंड डोंट्स में क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या करना है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें वो धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे बोलने की, मिरर के सामने बोलोगे, बिल्कुल ये मान के सामने इंटरव्यूअर ही बैठा हुआ है, आप उसको वो प्रश्नों का उत्तर बता रहे हो, तब आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ अटक रहे हो, कैसे बोल पा रहे हो। कई लोग क्या करते हैं, बहुत धीमी आवाज़ में बोलते हैं। नहीं करना है, धीमी आवाज़ में नहीं बोलना है। इतनी आवाज़ आपकी होनी चाहिए कि इंटरव्यूअर ईजिली आपकी आवाज़ को सुन सके। और कई लोग बहुत तेज़ बोलते हैं, बिल्कुल नहीं बोलना है, बिल्कुल नॉर्मल बोलिए। बात करने का तरीका सीखिए, क्योंकि आप जिस पोस्ट पर जा रहे हो वहाँ पर आपकी पोस्ट, जिन लोगों से आप इंटरेक्ट करोगे, आगे चल के कुछ बिजनेसमैन से भी आप इंटरेक्ट करोगे। ऐसा तो है नहीं है कि लो लेवल से ही आप हमेशा इंटरेक्ट करोगे, अच्छे लोगों से भी इंटरेक्ट करोगे। तो वो कला आपके अंदर होनी चाहिए, वो इंटरव्यू में ही आपको देखने के लिए मिलेगी, और इंटरव्यूअर वही चीज़ आपके अंदर से निकालने का प्रयास करता है। आगे देखो, हाउ टू आंसर द क्वेश्चंस। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछा गया तो कैसे जवाब देना है। तो वहाँ ऐसा नहीं करना है कि सर उन्होंने कोई प्रश्न पूछा, सपोज़ उन्होंने प्रश्न पूछा कि हाउसिंग लोन के लिए हम सपोज़ पूछ लेते हैं कि हाउसिंग लोन के बारे में आपकी क्या राय है। और ये ऐसा मत समझिए स्केल 1 के लिए ये हाउसिंग लोन पूछेंगे, नहीं पूछेंगे, वो पूछेंगे स्केल 2 या 3 के लिए पूछेंगे। और कुछ ऐसा भी नहीं कि वो ये पूछे कि हाउसिंग लोन से आप क्या समझते हो, वो उसके बारे में सपोज़ कुछ पूछें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर उन्होंने, मैं केवल एक कह सकते हैं कि हाइपोथेटिकल चीज़ मान के कह रहा हूँ कि उन्होंने सपोज़ पूछा कि हाउसिंग लोन के बारे में कुछ बातें आप हमें बता दीजिए। तो आपने बस वहाँ याद किया, 2 सेकंड ऊपर देखा, और फिर हाउसिंग लोन के बारे में बताना शुरू हो गए कि सर ये ऐसा होता है, वैसा होता है, ये इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है, वगैरह वगैरह आपने बताना शुरू कर दिया। बचना है उन चीज़ों से। बहुत आसानी से आप चीज़ों को बता सकते हो, तो धीरे धीरे करके सहजता से उनको बताना है। अगर सपोज़ इस तरीके से आपके सामने 5 लोग बैठे हैं, ABCDE, ठीक है, आप इस जगह पर बैठे हुए हो, C ने आपसे प्रश्न पूछा है, तो शुरुआत जब आप करोगे अपने उत्तर की, थोड़ा सा स्माइल कर सकते हो उनकी तरफ। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उन्हें देख के हंस रहे हो। स्माइल का मतलब आप समझ पा रहे होगे कि एक सहज मुस्कान,
कि उनको भी लगे कि हाँ ये थोड़ा सा कंफर्टेबल है, आप उनको भी कंफर्टेबल फील करा रहे हो। तो थोड़ा सा आप उस तरीके से कह सकते हो कि सर हाउसिंग लोन जो बैंक्स हैं वो रिटेल लोन की एक थ्रस्ट अभी है काफ़ी सारा, क्योंकि हमारा जो कॉमन पर्सन है देश के अंदर उसके लिए एक बहुत बड़ी नीड है घर, और इस क्षेत्र में बैंक काफ़ी तरीके से अपनी सुविधाएं प्रदान कर रहा है। कुछ सरकारी स्कीमों के माध्यम से भी कर रहा है, कुछ बैंक अपने खुद की स्कीमों के माध्यम से भी कर रहा है। तो उस तरीके से आप अपना शुरुआत कर सकते हो सी को देखते हुए। शुरुआत सी को देखते हुए करोगे क्योंकि सी ने प्रश्न पूछा है, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप जब तक बोल रहे हो 2 मिनट या 1.5 मिनट या 1 मिनट आप सिर्फ सी को देख रहे हो। सपोज़ आपने बोला 5 सेकंड 10 सेकंड आपने सी को देखा, उसके बाद आपको सबको देखना है हल्का हल्का सा, केवल मतलब कि ऐसा लगे कि आप सिर्फ एक से इंटरेक्ट कर नहीं कर रहे हो, आप वहाँ पे जो भी लोग बैठे हैं आप उन सब में इंटरेस्ट दिखा रहे हो कि आप सबका सम्मान करते हुए उनको बता रहे हो। समझ में आया इस चीज़ को मैंने किस तरीके से बताने का प्रयास किया है? यानी कि शुरुआत जब प्रश्न की होगी तो जिसने पूछा है उसकी तरफ देखोगे, 5 सेकंड के बाद जो भी लोग आपके सामने बैठे उनकी तरफ देखते हुए आप अपने प्रश्न को लगातार कंटिन्यू करोगे, ठीक है? और ऐसा भी नहीं होना चाहिए सपोज़ कि उन्हें समझ में आ गया कि आपको इस टॉपिक के बारे में आता है, आपने 5 सेकंड तक बोला, 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड पे उसको समझ में आ गया कि हाँ ये अच्छा इसमें बोल रहा है, तो वो कुछ दूसरा क्वेश्चन करने लगे। लेकिन आप अपनी जिद पे अड़ गए कि नहीं अभी तो उन्होंने हाउसिंग लोन पूछा, मैं पूरा बताऊँगा, 1 मिनट का मैं रट के आया हूँ वो पूरा बताऊँगा, नहीं करना है। जहाँ भी उन्होंने आपकी बात को काटा आपको वहाँ उनको सुनना है। सपोज़ आप जैसे बता रहे हो कि सर ये बैंक की एक रिटेल लोन स्कीम में ये काउंट किया जाता है, बैंक की जो कमाई है वो काफ़ी हिस्सेदारी बैंक हाउसिंग लोन के ज़रिए भी करता है, इससे कस्टमर काफ़ी अच्छे अच्छे कस्टमर भी जुड़ते हैं। और इतने में उसने कहा कि अच्छा ठीक है आप मुझे चलिए हाउसिंग लोन तो हो गया, आप क्या आपने आज का अखबार पढ़ा था? तो आपको उनको सुनना है। ऐसा नहीं है कि फिर आप हाउसिंग लोन के बारे में बताते जा रहे हैं, तुरंत आप वहीं शांत हो जाइए, आप देखिए वो क्या बोल रहे हैं, उसको सुनिए अच्छे से। सपोज़ कई बार ऐसा भी होगा कि आप उनकी बात को, क्योंकि थोड़ा सा प्रेशर होता है माइंड पे, तो हम सामने वाले की बात नहीं सुन पाते हैं कि उन्होंने क्या पूछा। तो घबराना नहीं है कि उन्होंने जो पूछा मुझे नहीं समझ में आया, तो आप उनसे क्लियर कह सकते हो कि सर सॉरी सर मैं मतलब पूरी तरह से नहीं समझ पाया, मैं पूरी तरह नहीं सुन पाया, क्या आप एक बार और उसको बताएंगे कि आपने क्या पूछा था? बहुत जब आप आसानी से बोलेंगे ना, अच्छी भाषा में बोलेंगे, प्यार से बोलेंगे, तो इंटरव्यूअर भी आपको उसी तरीके से ट्रीट करेगा। तो बहुत अच्छे से इन चीज़ों को आप कर सकते हो, लेकिन ये लगातार प्रैक्टिस से आएगा। प्रैक्टिस कैसे करनी है? मिरर के सामने बैठ जाओ, जो भी टॉपिक्स आप तैयार कर रहे हो उन टॉपिक के बारे में आप किस प्रकार से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। और एक चीज़ दिमाग में ये याद रख लेना कि रटना नहीं है, क्रक्स आना चाहिए सारी चीज़ों का। जब हम किसी को कुछ चीज़ बता रहे हैं जिसके बारे में हमें जानकारी है, हम वो बातें उन्हें बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमने पहली लाइन में यही बोलनी है दूसरी यही बोलनी है। आप बताइए, शुरुआत कीजिए इसके इंट्रोडक्शन से, और उसके बारे में जो जो चीज़ें आपको आती हैं वो आप बताते हुए चलिए, ठीक है? हाउ टू आंसर द क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई डाउट अगर बने तो पूछ सकते हैं, आप कमेंट में डाल सकते हैं। फिर उसके बाद व्हाट इज़ एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग अभी वर्किंग हैं किसी कंपनी में या बैंक में, प्रेजेंटली वर्किंग है। तो ये उनको अपने एचआर डिपार्टमेंट में आपको अप्लाई करना है, वहाँ से आपको ये एनओसी मिल जाएगी, ओरिजिनल में आपको लेके जानी है, स्पष्टता वो है। तो इसके बारे में ज़रा अभी से एनओसी आप अपनी अप्लाई कर देना, कल ही कर देना जिन लोगों के बारे में है। और जो लोग वर्किंग नहीं है, रिज़ाइन कर चुके हैं, वो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू पे जाना चाहते हैं, उनके लिए एनओसी रिक्वायर्ड नहीं है। तो इस चीज़ को भी आप लोग कर सकते हैं। मतलब यानी कि अगर आप प्रेजेंट में नौकरी कर रहे हैं, इवन आप स्केल 1 का देने जा रहे हो, लेकिन आप करंटली आपने दिखाया है कि आप कहीं नौकरी कर रहे हो, फिर आपको एनओसी लेके जानी है। अगर आपने कहीं शो ही नहीं किया है कि आप कहीं नौकरी कर रहे हो, तो अगर आप नहीं लेके जाएंगे तो कोई इशू है ही नहीं है। अब आ जाती है बात की मेन चीज़ कि सर हमें स्टडी मटेरियल क्या क्या पढ़ना है। इंटरव्यू बहुत थोड़ा सा मतलब डराता है, लेकिन डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना है? क्योंकि स्टडी मटेरियल के नाम पे बहुत सिंपल सी चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। कहाँ पे आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी? देखो, सबसे पहले बैंकिंग अवेयरनेस करनी है, और ये सबको करनी है। अब जो स्केल 2 और 3 का देने जाएंगे और बैंकिंग में ही नौकरी कर रहे हैं,
तो उनके लिए चीज़ें थोड़ी सी आसान होती हैं क्योंकि वो इन टर्मिनोलॉजी से काफ़ी वाकिफ़ होते हैं, लेकिन फिर भी एक बार देखना है क्योंकि हम जिस सेक्शन में काम कर रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि सारी टर्मिनोलॉजी उसी सेक्शन में काम करते पे हमें आ रही हो। कई बार चीज़ें होती हैं कि 2-3 साल हो गए हैं, हमने उन चीज़ों को रिकॉल ही नहीं किया है। कि सपोज़ मैं आपसे पूछ लूँ कि कब कितने दिनों के बाद जो एसेट्स हैं वो डाउटफुल हो जाते हैं, कब वो लॉस में क्लासीफाइड कर दिए जाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन एक बार जब तक आप रिपीट नहीं करोगे, रिवाइज नहीं करोगे, तब तक नहीं आएगा। तो बैंकिंग अवेयरनेस हमें देखना है। बैंकिंग अवेयरनेस को कंफ्यूज नहीं करना है किससे, करंट अफेयर से। कई बच्चे क्या करते हैं कि जो करंट अफेयर पूछा जा रहा है बैंकिंग अवेयरनेस में वो चीज़ रट लेते हैं, नहीं करना है। बैंकिंग अवेयरनेस का सीधा सा मतलब है बैंकिंग टर्मिनोलॉजी। बैंक क्या है, कासा क्या होता है, एनपीए क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, सीआरआर अगर बढ़ रहा है तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, मॉनेटरी टूल्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। कहाँ मिल जाएंगी? यूट्यूब पर भरपूर कंटेंट है, बस उस टॉपिक को सर्च कर लो, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो बस अब पढ़ना है। 20-22 दिन, 18 दिन जो मिल रहे हैं, 15 दिन मिल रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ उन पे मेहनत करनी है, उन टर्मिनोलॉजी पे मेहनत करनी है, वो सारी जानकारी हमें इकट्ठी करनी है। ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस हो गई। दूसरा, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए। न्यूज़पेपर में भी क्या पढ़ना है, बहुत कुछ ऐसा नहीं है कि आप ऐसा सोचें कि ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, कि पता नहीं क्या क्या पूछ लिया जाए। जो भी फ्रंट पेज पे खबर आ रही है, फ्रंट पेज पे, अब ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे मान लीजिए कि कोई चोरी की, हत्या की, ये खबरें आ रही हैं, वो नहीं पढ़नी है। तो फ्रंट पेज पे कौन कौन सी खबरें हो सकती हैं जो इकोनॉमिक से रिलेटेड हैं, इकोनॉमिक से रिलेटेड है, वो चीज़ें पढ़ लो। फर्स्ट पेज पढ़ सकते हो, लास्ट पेज पे ये रहती हैं जानकारी, जहाँ पे थोड़ा इंटरनेशनल न्यूज़ रहती हैं। तो जो भी रेलिवेंट न्यूज़ है ना, वो आपको पढ़नी है। अब रेलिवेंट कैसे हैं तो वो आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर आपने एग्ज़ाम क्रैक किया तो इतना तो समझ में आता ही होगा कि कौन सी न्यूज़ रेलिवेंट है, कौन सी नहीं है। पहला और लास्ट पेज पढ़ते रहो और डेली बेसिस पे उसकी आदत डाल लो, क्योंकि इंटरव्यूअर कई बार पूछते हैं कि क्या आपने आज का अखबार पढ़ा था, तो आप तब तो वहाँ कह सकते हो। अगर जैसे सुबह सुबह जिनके मीटिंग्स में पेपर हैं, जैसे मेरा 8 बजे से इंटरव्यू में टाइमिंग आया है, तो अगर मैं उनसे ये कहूँगा कि हाँ मैंने सुबह पेपर पढ़ा है, तो ये बेवकूफ़ी होगी कि 8 बजे अगर मेरा इंटरव्यू का टाइमिंग है तो सीधी सी बात है मैं 8 बजे तक यहाँ आ गया होऊंगा और मैं कहीं से तो आया होऊंगा, तो ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो आप ये कह सकते हैं नहीं सर आज मतलब थोड़ा जल्दी यहाँ पे मुझे अपना रिपोर्टिंग करनी थी, तो आज का न्यूज़पेपर मैं नहीं पढ़ पाया, लेकिन डेली बेसिस पे मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। तो वो कहेंगे अच्छा आपने कल का पढ़ा होगा, तो सीधी सी बात है हाँ मैंने कल का पढ़ा था। तो इस तरीके से आप चीज़ें अपनी कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरी चीज़ क्या है, न्यूज़पेपर तो हो गया। तीसरी चीज़ जो स्केल 2 और 3 का देने जा रहे हो, जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो उसकी जानकारी होनी चाहिए, जिस इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हो उसकी जानकारी होनी चाहिए, जिस सेक्शन में काम कर रहे हो उसकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, जो ब्रांच ऑपरेशंस कर रहे हैं, ब्रांच में है लोग डिपॉजिट संभालते हैं या फिर एनपी रिकवरी को देखते हैं, एडवांस को देखते हैं, पॉलिसीज़ देख के जाइएगा। जो भी काम आप कर रहे हैं, जो भी आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में डाला हुआ है कि आप किस काम को कर रहे थे, उसके बारे में पूरी जानकारी लेके जाइएगा। फिर उसके बाद में छठवीं चीज़ क्या है, जिस जगह पर रहते हैं, यानी कि जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, उस जगह के बारे में तो उस जानकारी होनी चाहिए, और कुछ ऐसी यूनिक जानकारी होनी चाहिए कि जो इंटरव्यूअर को लगे कि हाँ ये बच्चा तैयार है। जैसे मैं फ़िरोज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट से हूँ, इसको चूड़ियों का शहर कहा जाता है। फ़िरोज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट से मैं शिकोहाबाद शहर से हूँ, जो इतिहास में बहुत मायने रखता है, ऐतिहासिक शहर रहा है ये। इसका पुराना नाम चंद्र नगरी था। तो और इसको जो अभी प्रेजेंट में कहा जाता है वो यूनिवर्सिटीज़ का शहर कहा जाता है, शिक्षा नगरी कहा जाता है।
क्योंकि यहाँ पे 5 या 6 यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो वो चीज़ आपको करनी है, आपने प्रीवियस क्या क्या किया हुआ है उसके बारे में करना है। और एक चीज़ ये तैयार तो करना ही है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, लेकिन ये इतनी कह सकते हैं कि इतना ओल्ड हो गया है, आउटडेटेड हो गया है कि बहुत कम ही पूछा जाता है। अगर 100 बच्चों से इंटरव्यू लिया जा रहा है, 3 से लेके 5 बच्चों से ही पूछेंगे, वो नहीं पूछेंगे। वो पूछेंगे आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, यहीं से प्रश्न की शुरुआत हो जाएगी। तो इन चीज़ों को ज़रा देखना है, एकदम शांत दिमाग रखना है, बहुत सहजता अपने अंदर लेके आनी है। 15-20 दिन इसी की प्रैक्टिस करो। जब आप बोल रहे हैं हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए। देखा होगा आपने पूरी वीडियो में कि कितना मतलब नॉर्मल तरीके से हम अपनी बातों को बताने का प्रयास कर रहे थे। वही चीज़ आपको अपने स्वभाव में झलकती हुई दिखनी चाहिए। इंटरव्यूअर को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उसको पागल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर किसी चीज़ का उत्तर नहीं आता है, स्पष्टतः मना कर दीजिए, और इस तरीके से मना करिए कि सर अभी तो मुझे इसके बारे में नहीं आता है, लेकिन मैं इसके बारे में जानने का प्रयास अवश्य करूँगा। बस इतना बोल दीजिए, काम ख़त्म हो जाएगा। ज़बरदस्ती इंटरव्यूअर को घुमाइए मत, इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थी। उम्मीद करता हूँ ये सारी ही बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। कंप्लीटली आप ये जान पाए होंगे कि आपको इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें देखनी है, क्या क्या चीज़ें नोटिस करनी है। और एक चीज़ ध्यान रखना कि आपका जो इंटरव्यू है, जैसे ही सपोज़ ये जो बिल्डिंग है जहाँ पे आपने एंट्री की, जहाँ भी आपने एंट्री की अपनी गाड़ी से उतर के, जो उनका एंट्री का गेट है, आप ये मान के चलो आपका इंटरव्यू वहीं से शुरू हो जाएगा। आपको नहीं पता कि आपको वहाँ पर कौन ऑब्ज़र्व कर रहा है। हो हल्ला, बेमतलब की शरारतें, वो बचपना छोड़ देना कि जो आप एग्ज़ाम सेंटर पे कर देते हो, फालतू की बातें, ये सब कुछ नहीं करना है। अपने आप को दिखाना है कि एक ऑफिसर इंटरव्यू देने आया है, वो स्वभाव में दिखना चाहिए जैसे ही इस गेट में एंट्री करते हो तुरंत। क्योंकि IBPS के कई लोग होते हैं, बैंक के पैनल के कई लोग होते हैं, आपको नहीं पता होता कि वो आपको कहाँ से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। हो सकता है कि आप यहाँ पे बेमतलब की पंचायत लगा कर बैठे हो और वो सामने ही आपको देख रहा है, वो आपके बारे में सब जानेगा। तो उसके बारे में ज़रा कॉशियस रहे कि सिंपल सी बात एक चीज़ दिमाग में डालो कि जैसे ही आपने एंट्री की, आपका इंटरव्यू का जो परिवेश है वो शुरू हो गया। वो सिर्फ वो 5 मिनट या 6 मिनट या 10 मिनट जो आप उस कमरे में बिता के आए हो उसके बारे में नहीं है। ये आपके व्यवहार में दिखना चाहिए। और स्पष्टतः आप जितना सहज तरीके से करेंगे, जितना कॉन्फिडेंट तरीके से करेंगे, जितना अच्छे तरीके से बोल पाएंगे, जितना अच्छा कॉन्फिडेंस दिखा पाएंगे, आपके नंबर उतने अच्छे आएंगे। इंग्लिश में दूंगा, नंबर अच्छे आ जाएंगे, ये बेवकूफ़ी है। जो भाषा अच्छे से बोल पाते हैं, सहजता से बोल पाते हैं, सिर्फ उसे चुनिए, ठीक है। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप वहाँ अपने मतलब देहाती या बिल्कुल जो क्षेत्रीय भाषा आप उसे बोलने लगे, वो नहीं करना है, ठीक है। बच्चे नहीं हो, समझ पा रहे होगे मैं किन किन बातों पर फोकस कर रहा हूँ। और जो लोग हिंदी के लिए हमसे जुड़ना चाहते हैं वो लोग जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा हुआ है हमारे टेलीग्राम ग्रुप का, तो जाकर देख लीजिए। और हमारा जो नए बैचेज़ हैं वो जनवरी से आएंगे, तो जिन लोगों को क्लासेस लेनी है वो भी ले सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हुआ है, लेकिन पूरी जब जिन लोगों ने देखी होगी वो काफ़ी कुछ उन्हें इसमें सीखने के लिए मिला होगा। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।